Hello दोस्तों, a very warm welcome to the day 5 of our History सूत्र NCERT series and I hope कि आपने पहले 4 लेक्चर्स को ढंग से प्रिपेयर कर लिया होगा. You at least must have understood it और आपको समझ में आया होगा कि हम इस हिस्ट्री में करना क्या चाहते हैं, इसमें क्या समझना चाहते हैं और ये रट्टे मारने वाला काम नहीं है. अभी तक शायद आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटीज को पढ़ के ये समझ आया होगा. एंड बिलीव मी, हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटीज हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. पर ये हो सकता है कि आपको उन एनसीईआरटीज के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ना मिले. काफी बच्चों से बात भी हुई तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि बहुत डिटेल में नहीं दिया गया इन चैप्टर्स के अंदर, समरी के लेवल के ऊपर चीजों को दिया गया है. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको बीच में मान लीजिए एनसीईआरटी का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपको फंडामेंटल बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी. या फिर आप ये कर सकते हो कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद कंवल बवेजा, यहाँ पर जाके आपको हर टॉपिक के लेट्स से वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर टॉपिक के आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे, डायग्राम के साथ माइंड मैप्स मिल जाएंगे. तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इट विल बेनिफिट यू अ लॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री. नाउ कमिंग टू द दिस चैप्टर ऑफ डे 5. सो दिस चैप्टर इज थ्रू द लेंस, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स फ्रॉम 10 टू 17 सेंचुरी की 10 से लेके 17 सेंचुरी तक जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेवलर्स आए. अब उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसके अंदर इंडिया के बारे में क्या बताया गया है. क्यों? मान लीजिए जब आप अपने बारे में, अपने घर के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो आप हमेशा चाहेंगे कि आप एक अच्छी इमेज को प्रेजेंट करें, आप अपने आप को बेस्ट दिखाना हमेशा कोशिश करें, बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल ह्यूमन ट्रेट. पर हमें अगर एज अ थर्ड पर्सन, एज अ न्यूट्रल हिसाब से इंडिया के बारे में समझना है तो हम सिर्फ अपने इंडिजीनियस सोर्सेज को नहीं पढ़ेंगे, हम उन सोर्सेज को भी देखने या समझने की कोशिश करेंगे जो एज अ आउटसाइडर ने लिखा है. मान लीजिए आउटसाइडर कोई हमारे इंडिया में आए तो वो अपने देश के हिसाब से चीजों को कंपेयर करके लिखेगा. मान लीजिए अगर उसके देश में मर्डर या क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता हो और हमारे इंडिया में उसको लगे कि ये तो बहुत कम होता है, कि महीने में कभी एक किसी का हो गया, साल में कभी एक किसी का हो गया, अगर उनके घर के अंदर या उनके समाज में, उनके देश में हर रोज होता हो तो उनको हमारा एक बहुत कम लगेगा. पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रेवलर है जिसके देश में क्राइम रेट है ही नहीं, वहां पर मर्डर होता ही नहीं है, और यहाँ पर आके अगर वो एक भी देख ले तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पर ये देश का जो सीन है, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं. तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ट्रेवलर इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करेगा दैट मे नॉट बी एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज वो हमेशा कंपैरिजन के हिसाब से लिखेगा, वो किस चीज को नॉर्मल मानता है. मान लीजिए आपने आज तक किसी भी चीज के बारे में जाना है तो आप उसको नॉर्मल मानने लग जाओ. मान लीजिए आपको इंडिया के अंदर भीड़ दिखे तो आप कहोगे कि इतनी पॉपुलेशन है तो भीड़ तो होगी ही. पर अगर आप मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री से आए जहां पर भीड़ ही नहीं होती तो आपको इंडिया बहुत पॉपुलेटेड लगेगा. तो उस तरह के परसेप्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो 10 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में जितने भी ट्रेवलर्स हमारे इंडिया के अंदर आए हैं और उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा है वो आपको समझना है. जैसे सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में जानते हैं, जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताब अल हिंद, कि जब मैं इंडिया के अंदर गया तो उसकी किताब है ये, कि इस दौरान मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा. अब ये जितने भी ट्रेवलर्स हैं ये इंडिया के अंदर कैसे आए हैं, तो अगर हम इस अल बरूनी की बात करें, जो अर्लीस्ट मुस्लिम इन्वेजन हमारे इंडिया के अंदर हुई है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी के द्वारा जब इन्वेजन की गई, तो उनके साथ, क्योंकि वो इन्वेट करने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ ट्रेवलर्स भी आएंगे, हिस्टोरियंस भी आएंगे, क्योंकि पुराने टाइम्स में आप सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हो. अगर आप किसी जगह के ऊपर लड़ाई करने के बाद अपनी सेटलमेंट भी करते हो तो आप अपने लोगों को भी साथ में लेके आओगे कि आप इसके बारे में लिखिए, ताकि कल को लोगों को इसके बारे में पता लगे. तो ये ट्रेवलर्स उनके साथ, उन इन्वेडर्स के साथ आया करते थे जिन्होंने हमारे इंडिया को इन्वेट किया और लूटा. बट वो एक सेपरेट नोशन है. अब हिस्टोरियन या फिर कोई इंसान जो हिस्ट्री को लिखता है उसका काम क्या है कि जो भी समाज में चल रहा है उसको हूबहू उसी तरह से लिखना. पर हिस्टोरियंस या फिर हम किसी भी राइटर्स की बात करें, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ बाइसेस, बिकॉज इन द एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमंस. तो ये जो पूरा चैप्टर है ये उस चीज के बारे में है कि कौन कौन से ट्रेवलर्स आए. अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये बात ऐसी नहीं है कि इस 10th सेंचुरी के अंदर ही पहली बार ट्रेवलर्स या बाहर से लोग हमारे इंडिया के अंदर आएंगे और इंडिया के बारे में किताब लिखेंगे. अगर हम मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड की बात करें, मौर्यन एम्पायर कब हुआ है? लगभग 400 बीसी के आसपास, जब अशोक हमारे इंडिया के अंदर आया. और मौर्यन एम्पायर को फॉर्म किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा. तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड और ड्यूरिंग द reign of Chandragupta Maurya, we hear about that a ambassador came to India for the first time.
सो द फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया, जैसे आज के टाइम में हमारे जो अब आप आईएफएस लगोगे तो आप फॉरेन एम्बेसडर बनोगे किसी ना किसी देश के, तो इसी तरह से जो पहला फॉरेन एम्बेसडर हमारे इंडिया में है उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने किताब लिखी थी इंडिका। अब इस इंडिका किताब के अंदर उसने क्या क्या चीजें लिखी हैं, उसने लिखा है कि इंडिया के अंदर स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंदर कौन सी और दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुई है, कौटिल्य, चाणक्य जिसका आप नाम जानते हो। तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के अंदर एक लाइन लिखी है कि अगर किसी भी इंसान को गुलाम या स्लेव बनना है तो 4 तरीके से वो स्लेव बन सकता है। पहला है बाय बीइंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि आप 2 आर्मीज की लड़ाई हुई, एक आर्मी हार गई और जिस आर्मी ने हराया वो दूसरे के सारे सोल्जर्स को बंदी बना लेंगे, स्लेव बना लेंगे। दूसरा हो सकता है बाय डेट, कि अगर आपने बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर्जा उधार ले लिया और आप उसको नहीं चुका पा रहे तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी। तीसरा हो सकता है बाय जुडिशियल पनिशमेंट, कि आपको जुडिशरी के, आपसे कोई गलती होगी, आपसे कोई गुनाह हो गया तो आपको जुडिशरी ने, जज ने सजा सुनाई कि आप स्लेव रहोगे। और चौथा है बाय बर्थ, कि अगर आपके माता पिता बर्थ बेस के हिसाब से अगर आपके माता पिता गुलाम है और वो अपने पूरे जीवन में जितना उनके ऊपर कर्जा है वो उसको चुका नहीं सकते, तो ये जो डेट है वो इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन और उनको भी गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये 4 तरह के हमें ये समझ में आता है कि चाणक्य कौटिल्य जो उसी टाइम पीरियड के ऊपर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिस टाइम पीरियड में मेगास्थनीज इंडिया में घूमने के लिए आया है। तो मेगास्थनीज ने लिखा स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती, कौटिल्य इसके बारे में डिटेल में लिखता है, तो हम इस चीज को मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्लेवरी इंडिया के अंदर शुरुआत से एग्जिस्ट करती है। उसका नोशन, उसका फॉर्म अलग हो सकता है एज कंपेयर टू जिस तरह से मेगास्थनीज अपने देश के हिसाब से जानता था। मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। जब अलेक्जेंडर 324 बीसी में इंडिया को इन्वेड करता है, जो उसकी लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, तो उस टाइम में भी ये कहा जाता है कि वो अपने साथ पूरे हिस्टोरियंस को लेके आया था। एंड दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट कि हमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में किसी भी इंडियन स्क्रिप्ट से, किसी भी इंडियन टेक्स्ट से पता नहीं लगता कि इतने बड़े किसी राजा ने इंडिया को इन्वेड किया, और किसी भी इंडियन लिटरेचर पीस के अंदर हमें इसके बारे में रेफरेंस नहीं मिलता। इट इज ओनली थ्रू द ग्रीक सोर्सेज की जो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर किताबें लिखी गई, उसके अंदर ये बताया गया है कि अलेक्जेंडर इंडिया से वापस गया था, कि इसके बाद उसने आगे जाने का प्लान ड्रॉप आउट कर दिया था। So the importance of historians, writers, travelers has been profound on the history of India and also on the history of the world, क्योंकि इन्होंने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। नए नए आइडियाज किसी जगह के दूसरी जगह लेके जाएंगे, दूसरी जगह के बारे में एक तीसरी जगह जाके बताएंगे। तो इससे जो फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहा है, जो इंटरकनेक्टेडनेस हो रहा है, कि आज सारी दुनिया के अंदर आप देखोगे कि हर चीज हर जगह के ऊपर मिलती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब ग्लोबलाइजेशन किसी ने करना शुरू की थी। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको इस पूरे चैप्टर को इस तरह से परसीव या इमेजिन करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवलर्स के बारे में बताया गया, जैसे आप इब्न बतूता के बारे में जानते हो कि इब्न बतूता बहुत बार गानों में भी उसका रेफरेंस दिया जाता है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के ऊपर इंडिया में है। मोरक्को का ये ट्रेवलर था, तो पूरे देशों को घूमते हुए ये साथ में लिखता था। तो इब्न बतूता के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है रेहाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फैक्ट रट्टे मारने हैं कि कौन सा ट्रेवलर था, उसकी कौन सी किताब है, एंड एट द सेम टाइम इनके द्वारा इन किताबों के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस लिखी गई हैं कि इन्होंने किस तरह से इंडिया को देखा। और आपको फिर ये सोचने की कोशिश करनी है कि अगर इन्होंने इस तरह से लिखा है तो उसका कारण क्या होगा। काफी जगह के ऊपर साथ में कारण दिया होगा, काफी जगह के ऊपर आपको खुद से इमेजिन समझना पड़ेगा कि जो आपने पहले की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है बेस्ड अपॉन दैट किस वजह से इन्होंने ये लिखा होगा। सो ये जो पूरा चैप्टर है ये आपकी इमेजिनेशन को भी लेने की कोशिश करेगा इनटू इफेक्ट कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां, तो एक ट्रेवलर आता है जिसका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर। ये फ्रेंच ट्रेवलर है जो इंडिया के अंदर ट्रेवल करने के लिए आएगा, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखेगा। तो इस तरह का ये पूरा चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि ये नहीं होगा, इसमें सब कुछ रटना है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अगर आप फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में है ऑफ दिस एनसीईआरटी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ना ही कुछ रट्टा मारना है। आपको सिर्फ उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। दैट विल बी मोर देन इनफ। So this was all for this day 5 of History NCERT Sutra series, and now I will meet you in the day 6. Thank you so very much.